सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल वेक्टर एक्स में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। जो आपका चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। यानी सिंपल सा मतलब है कि ओवरऑल चैप्टर का अगर जेई नीट के बेसिस पे देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। समझे क्या होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? तो हम शॉर्ट में लिखते चलते हैं, क्योंकि आज कैमरा इसलिए ऑफ है क्योंकि थोड़ी से वेब कैम में थोड़ी सी एरर आ रही है, जिसके कारण हम जो है इसको वेब कैम को बंद किए हुए हैं। ठीक है, वेब कैम ठीक होने के बाद हमारी जो कैमरा है वो भी वापस से ऑफ हो जाएगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज पहली लेक्चर है तो इसलिए हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे पहले। एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद जितने भी थ्योरी है जेई नीट बेसिस पे, बोर्ड्स बेसिस पे सबको कवर अप करेंगे। इसके बाद हम जेई और नीट की जो है मॉड्यूल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरी एक्सेप्शंस के साथ। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, नीचे स्क्रॉल किए दे, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, यानी हमें एलिमेंट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके बेसिस से बेसिकली इसके आंसर जो है, जैसे कि आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपकी जो बुक है वो इधर उधर एक तरह से आपके रैक में रखी हुई है, और उसी बुक में आपको अगर किसी कोई बुक खोजना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है बुक्स खोजने में। ऐसे कि आप फिर उसके लिए क्या करनी पड़ती है, आपको पूरे बुक्स को निकाल के देखनी पड़ती है, नहीं तो कुछ और तरीके से उस आपको बुक में खोजनी पड़ती है, जिससे थोड़ी टाइम कंज्यूम भी होती है, और क्या होती है थोड़ी आपको दिक्कत भी होती है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो वैसे ही एलिमेंट्स का साथ है, जब जब हमारे पास 118 एलिमेंट्स आ चुके थे बहुत बाद में, उससे पहले हमारे पास मान लीजिए जितने भी एलिमेंट्स थे, तो उनसे साइंटिस्ट को कुछ रिसर्च करना रहता था तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। सारे एलिमेंट्स को उठा के देखते थे, फिर रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, तो इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन, टाइम और दिक्कत हो जाती थी। इससे जो साइंटिस्ट लोग थे क्या किए थे कि कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, ट्रिक्स यूज़ करके या रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स, ग्रुप वाइज उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिससे उन्हें आगे का काम आसान लगे। तो इसीलिए बेसिकली वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स का आंसर यही हो जाएगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उनको इस तरह से क्लासीफाई करना जिनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे इस रीडिंग डालेंगे, वी नो बाय नाउ दैट द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। मतलब 1800 ईस्वी तक ओनली 31 एलिमेंट्स नोन थे, और धीरे धीरे देख सकते हैं 1860, जैसे यहाँ पे देखिए 1800 दिया हुआ है, सेम तरह यहाँ पे देखिए 1865 दिया है, एक 1865 तक, और प्रेजेंटली 114 है। 114 है, लेकिन वन हम लोग कितने पढ़ रहे हैं, 118 एलिमेंट। तो बेसिकली जो 114 एलिमेंट्स है ना, उनको टाइम वाले रिसर्च हो चुकी है। और फोर्थ जो है वो क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिनके कारण उन पर ज़्यादा कुछ रिसर्च हो नहीं पाई है, उसीलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है जेनेसिस और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन किसने दिया था, डॉबरनर ने दिया था। डॉबर लॉ ऑफ डॉबरनर भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ट्राइड्स के बेसिस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्पेसिफाई किया था। उनमें क्या किया था, अगर देखा जाए तो जो पहली है, यानी पहली जो एलिमेंट है, इसमें देखा जाए, अगर देखा जाए लॉ ऑफ डॉबरनर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, पहला रूल्स ये दिया था कि जितने भी एलिमेंट हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट एटॉमिक मास एवरेज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट एटॉमिक मास। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं, इन्होंने पहले रूल दिया था, तो देखा जाए अगर जो पहला है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट किसका, यानी उन्होंने 3 एलिमेंट दिए थे। मान लीजिए एक एलिमेंट हो गया ए, उन्होंने 3 एलिमेंट को स्पेसिफाई किया था। दूसरी एलिमेंट कौन सी हो गई, बी, और तीसरी एलिमेंट हो गई सी। तो डॉबरनर भाई साहब ने ये दिया था कि ए और सी, यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो ये जो थर्ड वाली है, यानी जो मिडिल वाली है, उसके मास के इक्वल आ जाता था, उसके मास के इक्वल आ जाता था। तो वैसे ही देखेंगे, देखिए सिंपली से यहाँ पर अगर एग्जांपल देखा जाए
तो वेट मिनट, सॉरी फॉर द एरर। स्विच आज थोड़ी सी एरर तो आ रही है क्योंकि तो वेबकैम भी ठीक नहीं है, ऊपर से जो माउस है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ इस एरर के लिए। हम नेक्स्ट फोकस करते हैं। हाँ, ये रही अपनी पेज, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देख रहे हैं, देख सकते हैं डॉबर्नर ने लेकिन क्या किया था, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वो सारे लॉ को लाया था। जैसे ये देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गए, इधर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हो गई, और इधर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गई। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो लिथियम के एटॉमिक मास है 7 और यहाँ जो पोटेशियम की मास है 39, तो उसको अगर देखा जाए तो इन दोनों की जो एवरेज है, वो सेकंड वाली की आ रही है। यानी अगर देखा जाए 39 + 7 कितनी होती है, 39 + 7 हो जाती है हमारी 46, और 46 का हाफ करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 23 आ रहा है। वैसे ही कैल्शियम और स्ट्रोंटियम और बेरियम में भी देखेंगे, कैल्शियम की एटॉमिक मास 40, बेरियम की एटॉमिक मास 137, इन दोनों को सम करेंगे तो नियरली इक्वल होती है 177 के। 177 का अगर बाई हाफ करते हैं तो नियरली यानी अप्रॉक्स 88 आ रही है। तो ये ऐसे उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी दिया था। और तो इसीलिए डॉबर्नर के जो लॉ है ना, उसे लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोला जाता है। क्यों ट्राइड बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने 3 एलिमेंट स्पेसिफाई किया था और उन्होंने अभी तक 3 ही ट्राइड दिए। 3 ट्राइड दिए थे, वो कौन कौन से है देख लीजिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उनके क्या हो गया, उनके लॉ को लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोला जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासीफाई अटेम्प्ट बाय मेड बाय अ फ्रेंच जियोलॉजिस्ट A.E.B. डे कैंकोटियस इन 1862। और इनके बाद सिमिलरली बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। और उसके बाद जो है एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, A.E.B. डी कैंकोटस, और इन्हीं को न्यूलैंड भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था ना कि ऑक्टेव यानी जो 8 धुन, अगर आप लोग गाना के नोट से याद देखते होंगे तो उसमें एक कम आती है, ब्लैंक पेज में देखता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग गाना गाते हैं तो गाना में देखेंगे हारमोनियम में कैसे कुछ इस टाइप से होती है, सा रे गा मा पा दा धा नी सा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोन आती है, जिसमें से जो सा है, ये सा यहाँ पे रिपीट हो रही है। यानी मैं कितनी एक तरह से देखा जाए तो 60 टोन होते हैं, सारे गामा पादा नी सा। तो उसी बेसिस पे डॉबर्नर मतलब न्यूलैंड ने अपने एक्सपेरिमेंट को रिसर्च दिया था। तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे हो गया सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर वहाँ पे आ गया सा। तो उन्होंने क्या था कहा था कि मान लीजिए जो इस देखा जाए तो कि अगर न्यूलैंड का कहना था कि अगर जैसे सारे गामा पादा निशा यहाँ पे आ गया, तो यानी जो सा के नीचे होगा उसकी सेम क्राइटेरिया होगी, सेम आएगी। जो रे के नीचे आएगा उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। गा के नीचे वाले की सेम होगी, माँ के नीचे वाले की सेम होगी, पा के नीचे वाले की सेम होगी, वैसे ही धा वाले को भी सेम होगी और नी वाले की भी सेम होगी। और वैसे ही देखा जाए तो ये जो सा है, इसे बेसिकली ये जो है उधर ही लाया जाता है। सॉरी, इसको मैं उधर ही कर देता हूँ। ये सा इधर ही उसी साइड में है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जैसे देख लीजिए, अब 7 है तो फिर यहाँ से अगर हम अपने पेज पे इस पेज पे आए तो देखिएगा नीचे टेबल, इस टेबल में देखिए यहाँ से फिर सा रे गा मा पा धा नी, और वापस से यहाँ पे आ गया सा, सारे गामा पादा नीसा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मिल रही है, अगर आप ऐसे ही देखेंगे। वैसे बेरिलियम की मैग्नीशियम से मिल रही है, बोरॉन की एल्यूमिनियम से,
कैल्शियम की कार्बन की सिलिकॉन से, नाइट्रोजन के फास्फोरस से, ऑक्सीजन की सल्फर से, फ्लोरीन की क्लोरीन से, और फिर रिपीटेशन हो रही है। तो यहाँ पे पोटेशियम की किससे आ रही है? कैल्शियम से आ रही है। तो देखा जाए तो बेसिकली उनकी जो न्यूलैंड की जो रूल थी वो एक तरह से सही थी, बट उसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो उस दिक्कत को अगर नोटिस किया जाए तो रूल्स तो आप समझ रहे, देखो यहाँ से देखा जाए, यानी डिमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। देखा जाए तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव के पहले रूल तो क्या थी कि उन्होंने ही डिडंट क्लासीफाई एलिमेंट्स above atomic नंबर 20। तो उन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक नंबर 20 के आगे कुछ रिसर्च ही नहीं की थी। दूसरा, he didn't mention about noble gases। उन्होंने नोबल गैसेस के बारे में भी स्पेसिफाई नहीं की कि नोबल गैस कहाँ है, और didn't mention about, और किसके बारे में नहीं मेंशन किया था बताइए? तो और किसके बारे में? जो बीच के एलिमेंट्स थे, यानी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो न्यूलैंड भाई साहब जो थे उन्होंने सबसे पहले जो किया, क्या मतलब, लॉ तो बना लिया न्यूलैंड अपने ऑक्टेव को, पर उसमें कुछ खामियां भी थी। पहला कि उन्होंने एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 20 के बाद जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं दी, नोबल गैसेस के बारे में कुछ नहीं बताई, और ना कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताई। तो अगर इसे आप सिंपल सा कहते, इसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वाली को कि ही डिडंट क्लासीफाई एलिमेंट, ही क्लासीफाई ओनली अप टू एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट्स। देख सकते हैं यहाँ पे उनके जो न्यूलैंड के एक्टिव थे उन्होंने कहाँ तक किया था? ओनली एटॉमिक नंबर 20 तक ही उन्होंने क्लासीफाई किया था अपने लॉ में, कैल्शियम तक। थोड़ा सा पढ़ ले तो यहाँ देखते हैं, वर्किंग इंडिपेंडेंटली both the chemistry notice have promoted when arranging elements in the increasing order of their atomic weights. Similarities appear in physical and chemical properties as regular intervals. Lothar Meyer plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point against atomic weight and obtained a periodically repeated pattern. Unlike Newland's, Lothar Meyer observed a change in length of that repeating pattern. By 1868, Lothar Meyer developed a table of the elements that closely resembled the modern periodic table. However, his work was not published until after the work of Dmitry Mendeleev. तो ये जो साइंटिस्ट है मेंडलीव, इनकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रही है, इनकी भी काफ़ी हेल्प रही है पीरियोडिक टेबल को बनाने में। अभी भी करेंटली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइंटिस्ट है वो मेंडलीव के बनाए हुए पीरियोडिक टेबल के मदद से ही सारी काम को करते हैं। और अभी रिसर्च जितनी भी चलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च जो है वो डॉबर्नर के थ्रू ही चलती है। तो while Dobberner initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. The properties of elements are a periodic function of their atomic weight. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव क्या किया था कि जो पीरियोडिक ऑफ एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट के। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट है वो
इस क्लासीफाई करने का जो तरीका होना चाहिए उसके एटॉमिक वेट के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगी वैसे वैसे एलिमेंट्स को भी उस तरह से ऐसे पोजीशन पे रखेंगे, ऐसे क्लासीफाई करेंगे जिससे आगे चल के कोई दिक्कत हुई भी नहीं। और ये काफ़ी हद तक सही भी हुई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। उसने मेंडलीव ने ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल रो में। नहीं, मेंडलीव प्रेडिक्शन, तो उसने मेंडलीव ने जो अपने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसने सारे एलिमेंट के वो नहीं किए थे, क्या मतलब पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने तो कह तो दिया था कि जो एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से सजाया जाए, पर उस समय तो कुछ कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे जिसकी भी जो घोषणा है यानी डिक्लेरेशन जो मेंडलीव ने पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी, जो थी एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन। उसने फाइंड किया था एक का, उसने उसका नाम दिया था एक का एल्यूमिनियम और दूसरे का नाम दिया था एक का सिलिकॉन, जो बाद में चल के बन गया गैलियम और जर्मेनियम। और वैसे ही देखा जाए तो उसने जो प्रेडिक्ट की थी वो लगभग जो बाद में डिस्कवर हुई उसके बराबर आ गई, जिससे क्या हुआ, मेंडलीव की जो भविष्यवाणी है वो सही हो गई। मेंडलीव, और देखते हैं नीचे, देखते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये रही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये तो मुझे तो मतलब पोर्ट्रेट पे दिख रही है, तो आप लोग को ये दिख रही होगी उस पे लैंडस्केप पे। मैं इसे ट्राई करता हूँ वो। नहीं हो रही है ये। सॉरी, ये पॉसिबल नहीं हो पाया ये। ठीक है, कोई नहीं, हाँ से ही समझते हैं। देख सकते हैं उसने क्या किया था, पहले तो उसने सारे को सीरीज़ में क्वालिफाई कर दिया था। इधर 1 2 3 से लेकर 12 सीरीज़ में बांटे थे, और वैसे ही क्लासीफाई का जिसमें उन्होंने ग्रुप 18 को, जो करंटली अभी नोबल गैस है, उसे ग्रुप 0 डिक्लेयर कर दिया था। और बाकी सब देखोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सीरीज़ में ही है। वो देख सकते हैं ग्रुप, मतलब सीरीज़ कहाँ तक, 9 तक में। वैसे ही आगे देखिए, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला भी सेम है, बोरॉन एल्यूमिनियम वाला भी सेम है। इसमें भी कुछ खामियां, इसमें इसकी भी जो डिमेरिट्स है वो ये कि उन्होंने हाइड्रोजन के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया, हाइड्रोजन के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और क्या हो जाएगा कि जो एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन थी, इसके बारे में भी नहीं बता पाए। और एक और जहाँ एग्जांपल जो आती है इसकी, तो यहाँ पे आती है, देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा था कि पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे निकल और कोबाल्ट में, तो इन दोनों की एटॉमिक मास तो सेम आ रही है, 59 59। तो ये पीरियोडिक फंक्शन किस हिसाब से होगी, ये तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होनी चाहिए। और जिसके कारण उनकी जो खुद की थ्योरी थी वो उन पे ही भारी पड़ने लग गई। वो उनका कहना था ना कि एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, पर यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण एरर आ रहा था। तो इसी कारण उनके जो पीरियोडिक टेबल है वो भी रिजेक्ट हो गई। और इसमें एक यहाँ देखिए, और एक और, टेलुरियम और आयोडीन। टेलुरियम का एटॉमिक मास 127 और आयोडीन का 126। यहाँ पे भी जब आप एरर देख रहे हैं, इधर भी देख सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है वो उल्टा 1 यूनिट कम है। यहाँ पे जो ठीक भी था कि बराबर है, पर यहाँ पे एक में 126 है और एक में 126 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो है, इधर जो है इनकी आ गई एक्सेप्शन, उनकी खुद की थ्योरी इनके खुद पे भारी पड़ने लग गई। इधर भी आ गई उनकी एक्सेप्शन। अब जिसको देख के उनके पीरियोडिक टेबल तो गलत आ गए, लेकिन तब तक
लेकिन तब तक वो ज़िंदा नहीं थे, तो जिसके कारण उनके थ्योरी में बाद में कुछ सुधार की गई। तो एनसीईआरटी में अभी अपडेटेड उनकी पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने जो बनाया था वो पीरियोडिक टेबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारा आगे का टॉपिक आया। अब जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए, सारे फेल हो, तो उसके बाद जो मोस्टली है उसने मिलके, और पहले से जो लॉयर था वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको लेके पीरियड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया, जो कि बिल्कुल मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ से एक्सट्रैक्टेड था। बस इसमें ये डिफरेंस थी कि जब लोथर ने और मोस्ले ने दोनों ने मिलके जब एक्सपेरिमेंट्स किया, तो उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने एक चीज़ की सुधार क्या की, तो उन्होंने जो ग्राफ लिया, दो ग्राफ लिया, और उस ग्राफ पे जो रिसर्च किया, तो पता चला अगर यहाँ पे हम एटॉमिक वेट ले ले, अगर इस ग्राफ में इधर एटॉमिक वेट लिया जाए और वही इधर पे एटॉमिक नंबर लिया जाए, तो ये जो ग्राफ बनती है वो कुछ टेढ़ा बनती है। वो ग्राफ बनती है तो उस बीच सीधा चलती है, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होके फिर सीधा चलती है। और जब दूसरे एक्सपेरिमेंट किया गया लोथर के द्वारा और मोस्ले के द्वारा, तब इस ग्राफ में पाया गया कि अगर एटॉमिक वेट के जगह एटॉमिक नंबर और वही इधर सॉरी यहाँ पे एटॉमिक नंबर के जगह प्रॉपर्टीज़ पे देखा जाए, यहाँ पे तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी वेट मारी थी मेरी, एटॉमिक नंबर कर दे इधर, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट, और उसने क्या किया था, जिसने भी एलिमेंट्स है ना, सब पे एक्सरेज की बम्बार्डिंग चालू कर दी, एक्सरेज के बम्बार्डिंग चालू की। तो उसके बाद उन्हें पता चला, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, कि जब एटॉमिक वेट से ले रहे थे तो थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्शन आ रही थी, मतलब थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही थी बीच में, पर वही अगर एटॉमिक नंबर लिया जाए तो वो ग्राफ पूरा स्ट्रेट जा रहा था, जिससे उन्हें पता चला कि अगर एटॉमिक वेट के जगह एटॉमिक नंबर लिया जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के हेल्प से जितने भी एलिमेंट हैं सबको अरेंज किया। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है भी एक्सरे स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा मतलब सारे एलिमेंट पे एक्सरे का बम्बार्डिंग किया, और उन्होंने फ्रीक्वेंसी की रेशियो और एटॉमिक नंबर की रेशियो पे काम चालू की। यहाँ पे रूट अंडर म्यू है, यानी रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है, हम लोगों ने यहाँ पे सीधे फ्रीक्वेंसी ले लिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इधर इन्होंने दे दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब जब आगे बढ़ते हैं, द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड एनालॉजी एमोंग नेपच्यून, और पहले भी आपको बता दिए जितने भी क्या बोलते हैं एक्सेप्शंस थी मेंडलीव के पीरियड में, अब उसे भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर लेस देन 100। एटॉमिक नंबर 100 से नीचे जितने भी एलिमेंट्स उसके नोमेनक्लेचर कैसे करें। अब बताइए, आप जब भी पीरियोडिक टेबल को जब भी आप गौर से देखिएगा, रुकिए मैं यहाँ पे पेज ही इंसर्ट करता हूँ।
तो उस पीरियोडिक टेबल में आप जब देखिए लास्ट के जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं 100 से ऊपर, उसके नाम कुछ अजीब से होते हैं, जैसे अनन, बायम, अनन, ट्रायम, ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम होते हैं, देख सकते हैं। आपके बुक में तो ऑफिशियल बोली नहीं दिया हुआ है, ये देख सकते हैं RF, यानी आप में ओरिजिनल नेम दिया हुआ है, यानी जो साइंटिस्ट के ऑनर पे पढ़ा हुआ था। पर वही अगर आप क्या बोलते हैं UPSC के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा अनन बायम, अनन ट्रायम, अनन क्वाड्रियम, इसी टाइप के नाम आपको दिखेंगे अनन अनन लगा के, अगर किसी किसी पीरियोडिक टेबल में या किसी किसी बुक में, तो वो भी सही है। और यहाँ पे जो RF है, रदरफोर्डियम, डिबॉर्जियम, सिबॉर्जियम और बाकी सारे जितने भी साइंटिस्ट के ऑनर में नाम पड़े हुए हैं वो भी सही है। तो वही बोल है कि 100 से एलिमेंट्स जितने भी है उसके नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो उसके नोमेनक्लेचर को देखते हुए यहाँ पे, तो जैसे ये वाली टेबल जो है, ये वाली टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले टेबल के थ्रू ही जितने भी एलिमेंट्स है सबके नाम याद हो पाएंगे। देख सकते हैं क्या नाम है, अगर डिजिट पे 0 रहे तो नील, एब्रिविएशन उसकी N होती है, 1 रहे तो अन, 2 रहे बाई, 3 रहे ट्राई, 4 रहे क्वाड, 5 रहे पेंट, 6 रहे हेक्स, 7 रहे सेप्ट, अगर 8 है तो ऑक्ट, 9 रहे तो इन, और वैसे ही सबकी एब्रिविएशन है, सबकी फर्स्ट लेटर को मिला लीजिएगा तो वही उसकी क्या हो जाएगी, एब्रिविएशन सिंबल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 101 एटॉमिक नंबर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऊपर पढ़े हैं, 1 में क्या है अनन, UN पहले UN लग गया, UN देख सकते हैं फर्स्ट लेटर में UN लग गया। और वही सेकेंड 0 है तो 0 की जगह हम ऊपर पढ़ें क्या लगा है, NIL नील। और लास्ट में है 1 तो फिर से लास्ट में लगा दी UN। और एक चीज़ कंपलसरी है कि मेटल है या कुछ भी है तो लास्ट में IUM लगना कंपलसरी है, यानी 101 का सारा सिंबल लगा लेंगे तो उसके बाद लास्ट में MIM हम डाल देंगे, IUM सॉरी। और वैसे इसका सिंबल बनाएंगे फर्स्ट UN के लिए कैपिटल U, 0 के लिए N और 1 के लिए स्मॉल u, क्योंकि ये लास्ट में आ रही है। वैसे ही अगर हम इधर 102 की देखें तो देख सकते हैं एग्जांपल 1 की क्या है UN, 0 की 0 की NIL, 2 का BI और लास्ट में IUM। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में अगर जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे B आ रहा है, I आ रहा है, एक और I आ रहा है और फिर लास्ट में UM, तो हम यहाँ पे एक I को नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी हम सिंगल I लिखते हैं अगर कहीं पे भी डबल Y आ रहा है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइयम में भी हमने वही किया है, क्वाडियम में हमें डबल I की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे जैसे ऑलरेडी सिंगल I IUM वाली जुड़ी हुई है। वैसे ही जैसे मान लीजिए हम 1 सारी 0 वाली हो जाएगी 109 तक। वैसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 115 में 1 की UN, एक और 1 है उसकी भी UN और 5 का पेंट और लास्ट में IUM लगा देंगे। वैसे देख सकते हैं यहाँ पे UUP है आ गया। अब साइड में जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं IUPAC ऑफिशियल नेम, IUPAC ऑफिशियल नेम, यही आपके अभी के पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है। पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है मतलब कि जैसे पिछले पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाए थे मेंडेलिवियम, नोबेलियम, जैसे ये रहा। वन 104 से बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है, 101 से 103 इधर और 104 के उस तरफ। वैसे ही सारे एलिमेंट्स की एसिफाई होती है। तो ये वाली टेबल जो है इसमें आपको बेसिकली उतनी याद करने वाली कुछ नहीं है, बस ये जो ट्रिक्स है यानी ये कैसे बनता है ये याद हो जानी चाहिए।
ये वाली नाम अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 11th में IUPAC सिंबल भी 11th में ज़रूरत तो नहीं है, पर कुछ कुछ की ज़रूरत पड़ जाती है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल की अभी तक करेंटली एक्सेप्शन एक ही है कि हाइड्रोजन के स्पेस को स्पेसिफाई नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट अभी भी कि वो कौन से ऑर्बिटल में है। तो अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो आज की लास्ट पार्ट रहेगी। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन बनाएंगे, यानी कल। होपफुली कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी, और थोड़ी सी भी एरर है, जैसे कुछ वीडियो में एरर लगी या फिर और भी जो भी एरर लग रही है, प्लीज़ करके कमेंट में टाइप कर दे। हमारी ये जो 11th और की जो बैच है वो भी करंटली न्यू हिलाई है हम लोगों ने वेक्टर एक्स करके। तो इससे पढ़ने में आपको कौन सी डाउट आ रही है, एरर आ रही है, या कुछ किसी भी चीज़ की अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ जल्दी मेंशन करिए, कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, और जो भी बच्चे हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है क्लास 11 की फिज़िक्स से केमिस्ट्री से, तो वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी करेंटली हम लोगों ने फर्स्ट बैच है, फर्स्ट वीडियो है, तो इसी को लेके हम लोगों ने NCERT से स्टार्ट किया है। आगे चल के PPT स्लाइड्स भी रहेंगे, जैसे ऑनलाइन बैच में अदर क्लासेस में बैचेस में पढ़ाए जाते हैं, कोचिंग से पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही बैच में हम लोग भी PPT स्लाइड्स को थ्रू बनाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर है इसलिए हम लोगों ने NCERT पे फोकस किया है। अभी जैसे कि एरर है, वेबकैम एरर है, हल्की सी वॉइस एरर आ रही होगी, वो सब आगे से नहीं होगी। होपफुली आप सब हमारे भी थोड़े से प्रॉब्लम को जान रहे हो या आगे चल के सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है, तो आज के लास्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट के। वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट के एटम को किस हिसाब से स्पेसिफाई करें, किस हिसाब से उस एटम को कौन सा ऑर्बिटल में रखे, कहाँ रखे, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम थोड़े से इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप बेसिकली चलेंगे, जैसे कि सेल्स पे चले गए, तो आपको पता होगा हमारे पास चैप्टर 1, यानी आप लोगों ने स्कूल में तो अभी तक पढ़ाई होगा। वेट अ मिनट। आप लोगों ने अभी तक स्कूल में पढ़ा होगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर्स, इसी 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 सेट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम सारे इलेक्ट्रॉन को उसके जगह पे स्पेसिफाई करेंगे। क्वांटम नंबर का सिंपल सा मतलब क्या है कि एड्रेस या लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी एल की वैल्यू, अगर सिंपल बताए एल की वैल्यू अगर 0 रहती है तो कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। वही एल की वैल्यू 1 रहती है तो कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 2 पे डी ऑर्बिटल, और एल की वैल्यू 3 पे एफ ऑर्बिटल। बेसिकली ये सारी स्मॉल होती है, पर इसे स्मॉल ही कर देता हूँ इसको। वेट, स्मॉल पी, स्मॉल डी एंड स्मॉल एफ, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ। तो अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इस SPDF, ये जो स्मॉल वाली SPDF इसकी है, क्योंकि हम इसी में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है वो आती है ये वाली टेबल। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये टेबल जो भी मैं बनाने जा रहा हूँ, ये सब याद होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत, क्योंकि इसकी बहुत काम पड़ती है। इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी ही नहीं।
3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d and 4f. 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f. अभी तो हम इतने ही इसने पे ही रहते हैं. ओके. और इसको याद ऐसे किया जाता है, पहले 1, फिर 2s, इसको ऐसे काटा जाता है, 4s को 3d से, 5s, 4p and 3d, एंड इसको मैं रिड्रॉ करता हूँ. ये थोड़ी सी ये ऐसे गई, ये 60 से 5f, ये इधर, और ऐसे सो ऑन. ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में मूव करती है. तो अभी तो हम इस एरो के मदद से ट्रिकली यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s. इस एरो के पोजीशन से 3s के बाद 4s, फिर 3p, फिर कैसे 3d के बाद आती है इस एरो के पोजीशन से. तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल तो याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इस टेबल के थ्रू ही हम सारी इलेक्ट्रॉन को के पोजीशन के हिसाब से रख सकते हैं. नहीं तो कल के क्लास में भी जानेंगे कि n+l वैल्यू, यानी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, साइज़ कैसा होता है, और किस प्रकार से हम उसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, या किस प्रकार से उनकी एनर्जीज़ होती है. खैर ये सब तो चैप्टर 2 की चीज़ है, पर हम थोड़ी सी प्री कैलकुलेशन यानी रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर में, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को भर सके. तो थैंक यू. बेसिकली आप लोग बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा. तो सारी इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे ही चुका हूँ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय एंड